सभी डिजी लर्नर को प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूं आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। पीएम डिजी क्लाउड चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग पे ट्यूटोरियल, जिसमें मेरी उम्मीद ऐसी है कि आप चाहे आईटी एक्सपीरियंस हो चाहे नॉन आईटी एक्सपीरियंस हो, आपको एक क्लाउड से रिलेटेड बहुत ही अच्छा बेस स्ट्रॉन्ग बनाने में ये ट्यूटोरियल आपकी मदद करेगा। जिसमें मैं सबसे पहले सीरीज डायरेक्टली क्लाउड पे ना स्टार्ट करके इसमें क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को समझाने की कोशिश करूंगा। उसके साथ साथ मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि HTTP और HTTPS कैसे काम करता है, TCP/IP प्रोटोकॉल का क्या काम होता है, और जब हम URL को हिट करते हैं तो एक्चुअली में क्या होता है। तो ये सारी नॉलेज जब आपको मिलेंगी तो ना ही कंप्यूटर की नॉलेज आपकी अच्छी होगी, नेटवर्किंग की नॉलेज अच्छी होगी, वेबसाइट जो बनती है या सर्वर पे जो रिक्वेस्ट जाती है उसमें कैसे काम होता है, कैसे हमें डाटा मिलता है, उसकी नॉलेज अच्छी होगी, बल्कि क्लाउड से रिलेटेड जो आपको स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट बनाना है उसकी भी नॉलेज अच्छी करने में ये एज अ बेस काम करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर दूं, ताकि आपको ये भरोसा रहे कि आप जो नॉलेज गेन करने जा रहे हैं वो अच्छे एक्सपीरियंस के साथ में नॉलेज गेन करने जा रहे हैं। मेरा नाम प्रशांत मालविया है। मैं 2008 से आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। आई हैव डन सर्टिफिकेशन इन एज्योर आर्किटेक्ट ऑल्सो 303 एंड 304 बोथ। आई हैव डन द प्रोग्रामिंग सर्टिफिकेशन ऑल्सो अर्लियर from the Sun Microsystem, that was in Java language. I have done BTech from the Computer Science branch and I have also done the PG Tech from the CD Bangalore. चलिए स्टार्ट करते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को समझने के लिए। देखिए, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को समझने के लिए आप एक एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए कि आप बैठे हुए हैं लंदन में और आपको मुंबई से कोई फाइल रिक्वेस्ट करनी है। उन दोनों ही साइड में दो कंप्यूटर हैं जो नेटवर्क के थ्रू ऐड हैं। तो आपने लंदन से रिक्वेस्ट भेजी मुंबई को, आपने मुंबई से भेजी कि लंदन से रिक्वेस्ट भेजी कि मुंबई से मुझे एक फाइल दे दें, जिसका कोई भी फॉर्मेट की वो फाइल हो सकती है और वो मुझे मिल जानी चाहिए। मान लीजिए abc.txt। तो आपने जब मुंबई को रिक्वेस्ट भेजी है तो मुंबई की ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये रिक्वेस्ट कहाँ से आई है और किस फाइल के लिए रिक्वेस्ट आई है। तो उस चीज़ को समझने के लिए मुंबई का जो कंप्यूटर है उस पर हमने एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया, जिसका काम यही है कि कोई भी एक पोर्ट पे, पर्टिकुलर पोर्ट पे जब आप कोई कॉल करते हो बाहर से, तो वो उसको लिसन करेगा, वो ये देखेगा कि ये रिक्वेस्ट कहाँ से आई है और वो ये रीड करने की कोशिश करेगा कि मुझसे क्या रिक्वेस्ट मांगी गई है, और वो सर्वर उस फाइल को ढूंढ के वापस भेज देगा। तो जो आप मुंबई में रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो ये काम कर रहा है सर्वर, जो कंप्यूटर आपकी रिक्वेस्ट को भेज रहा है उसे हम कहते हैं सर्वर, और आप लंदन से जो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसे आप कहेंगे क्लाइंट। तो क्लाइंट आप चाहे कंप्यूटर मान ले, मोबाइल मान ले, जो भी रिक्वेस्ट रेज करता है किसी भी दूसरे कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन लेने के लिए, वो क्लाइंट होगा, और जो कंप्यूटर उस रिक्वेस्ट को सर्व करता है वो सर्वर होगा। और इनके बीच की कनेक्टिविटी इंटरनेट के थ्रू होती है। इंटरनेट भी हो सकता है, इंट्रानेट भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है रिक्वेस्ट किसके बीच में है। इंटरनेट का मतलब हुआ कि आप वर्ल्ड वाइड किसी भी कंप्यूटर में पब्लिकली कनेक्ट किए हुए हैं। इंटरनेट का मतलब हुआ आपने लोकल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक ऐसा नेटवर्क बना रखा है जो पब्लिक से एक्सेस नहीं होता है पर विद इन ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस होता है। तो ये है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। हम इसकी डिटेल में चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वेब एप्लीकेशन वगैरह में काम कैसे होता है। देखिए, जब आपने रिक्वेस्ट रेज करी, मान लीजिए वेबसाइट के लिए आप रिक्वेस्ट रेज करते हैं, तो एक बीच में प्रोटोकॉल बनाया गया जिस प्रोटोकॉल का नाम है HTTP प्रोटोकॉल। HTTP प्रोटोकॉल TCP/IP प्रोटोकॉल के ऊपर बनाया गया है। जैसे आप यहां पे देखेंगे ये लेयर्स होती हैं OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल के बीच में। जो TCP प्रोटोकॉल होता है वो ये इंश्योर करता है कि आपने जो डाटा भेजा है, जिसकी रिक्वेस्ट करी है, वो सही तरीके से पहुंच गया है कि नहीं पहुंच गया है। और आईपी प्रोटोकॉल ये इंश्योर करता है कि जिस एड्रेस से पे ये एक्चुअल में डाटा जाना चाहिए, वो एड्रेस वहाँ पे उस जगह पे वो एक्चुअल में इंफॉर्मेशन आपकी पहुंच गई है। तो ये TCP/IP प्रोटोकॉल काम करता है। इसके ऊपर HTTP प्रोटोकॉल बनाया गया जो कि रिस्पॉन्सिबल था खाली ये इंश्योर करने के लिए HTML फाइल
से रिलेटेड जो पर्टिकुलर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं, प्रोटोकॉल का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस, रेगुलेशन नहीं कह सकते, रूल्स कह सकते हैं, जो दो कंप्यूटर्स के बीच में फाइल ट्रांसफ़र करने के काम आता है। जब आप HTML फाइल को खाली ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप HTTP प्रोटोकॉल का यूज़ करेंगे। जब आप फाइल को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो FTP का प्रोटोकॉल का यूज़ करेंगे। ऐसे ही जब हम मेल का यूज़ करते हैं, जब हम मेल को ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके लिए पर्टिकुलरली SMTP प्रोटोकॉल बनाया गया है। तो ये सारे प्रोटोकॉल TCP/IP प्रोटोकॉल के ऊपर ही बने हुए हैं, क्योंकि ये नेटवर्क पे चलते हैं और उसका वो फॉलो करते हैं। तो इस तरीके से जब आप कंप्यूटर, जैसे मैंने अभी बताया कि क्लाइंट और सर्वर के बीच में डिफरेंस आपको पता है, जब क्लाइंट एक ऐसी रिक्वेस्ट करता है जो HTML पेज से रिलेटेड होती है, तो उस चीज़ को सर्व करने के लिए आप HTTP सर्वर आप इंस्टॉल करते हो सर्वर साइड मशीन पे, जिसका काम यही होता है कि वो HTML पेज से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको वापस रिस्पॉन्स में देगा। तो जो आपका सॉफ्टवेयर है जहाँ जिसके थ्रू आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसको आप कहेंगे ब्राउज़र, और जो रिक्वेस्ट को सर्व करता है, जो आपने रिक्वेस्ट भेजी है, जैसे मान लीजिए आपने क्लाइंट साइड से, जो मैंने एग्जांपल दिया था लंदन से, आपने index.html के लिए रिक्वेस्ट भेजी मुंबई वाले सर्वर पे, मुंबई वाले कंप्यूटर पे, उसमें ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड जो रीड करता रहता है कि क्या रिक्वेस्ट आ रही है। तो जब index.html के लिए रिक्वेस्ट आती है तो वो अपने सिस्टम में सबसे पहले सर्च करता है कि हाँ index.html है कि नहीं है। अगर वो होती है तो वो एज एन रिस्पॉन्स उसको वापस कर देगा। अब क्योंकि ये HTTP टाइप का रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स है तो एक पर्टिकुलर पोर्ट इसके लिए डेडिकेटेड रहेगा उस सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए, जिसपे सिर्फ वो HTML से रिलेटेड चीज़ें ही रिस्पॉन्स में वापस करेगा। ये सर्वर कुछ भी हो सकते हैं, और ये सर्वर जो बने हुए हैं ये किसी भी लैंग्वेज में बन सकते हैं। जैसे अपाचे वेब सर्वर है PHP से रिलेटेड काम सर्व करने के लिए, JBoss है जो जावा से रिलेटेड काम सर्व करने के लिए, टॉमकैट भी जावा से रिलेटेड काम सर्व करने के लिए, IIS जो .NET से रिलेटेड काम सर्व करने के लिए। अब ये लैंग्वेजेस का क्या यूज़ है, इसमें क्या डिपेंडेंसी है इसमें? देखिए, आप जब HTTP रिक्वेस्ट करेंगे, HTTP रिस्पॉन्स जो वापस आएगा वो होगा HTML पेजेस में ही। लेकिन जब स्टैटिक होता है पेज, आपने स्टैटिक पेज के लिए सर्च करें कि index.html दे दो या abc.html दे दो, वो कोई भी इनमें से सर्वर होगा उसको सर्च करके दे देगा अगर उसके सिस्टम में पड़ा हुआ है। लेकिन अगर ये मान के चलिए कि वो किसी पर्सनलाइज्ड बेसिस पे, किसी लॉगिन के बेसिस पे ये सारी चीज़ें देनी थी, या आपको क्रेडेंशियल चेक करना था कि ये पर्टिकुलर बंदे को ही ये वाली इन्फॉर्मेशन और फाइल देनी है कि नहीं, तो इससे रिलेटेड जो चेक होते हैं उसके लिए एक सॉफ्टवेयर आपको क्रिएट करना पड़ेगा। और वो जो सॉफ्टवेयर आप क्रिएट करेंगे वो किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, ये आपकी चॉइस है। अगर आप जावा में क्रिएट करेंगे तो आपकी वो चीज़ें सिर्फ और सिर्फ JBoss या उससे रिलेटेड जो सर्वर बने होंगे उस पर होगी। अगर आप .NET पे क्रिएट करेंगे तो वो IIS सर्वर जैसे पे सर्व होगी, या PHP पे करेंगे तो अपाचे जैसे वेब सर्वर पे उसकी इन्फॉर्मेशन रीड होगी। जैसे मान के चलिए आपकी .JSP की रिक्वेस्ट आती है, तो .JSP पहले सर्वर को नहीं समझ में आएगा कि क्या है, क्योंकि उसका काम है सबसे पहले स्टैटिक फाइल को देना। जब उसको वो चीज़ समझ में नहीं आती है तो वहाँ पे जो पर्टिकुलर सर्वर रन कर रहा होता है, वो मान के चलिए जैसे अपाचे टॉमकैट रन कर रहा है, तो वो टॉमकैट को रिक्वेस्ट भेज देगा। टॉमकैट में एक इंटरनल फाइल होगी जो ये सर्च करेगा कि हाँ इसको मैं रीड कर सकता हूँ या पार्स कर सकता हूँ कि नहीं। उसको पार्स करके भी वो भी HTML पेज बना के सर्व करेगा। तो ये होता है स्टैटिक और डायनेमिक एप्लीकेशन में अंतर एक तरीके से। अभी हम आगे इसको और डिटेल में अच्छे से समझेंगे, मैंने आपको आइडिया देने के लिए बता दिया। तो देखिए, क्लाइंट और सर्वर, इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, क्लाइंट वो सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू आप रिक्वेस्ट भेजते हैं, वो ब्राउज़र है, क्योंकि आप यहाँ पे HTML से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं। और ब्राउज़र का काम ये होता है कि वो HTML जो पेजेस आपने भेजे हैं वो उसको रीड कर लेगा। जैसे ये मान लीजिए HTML पेज है, यहाँ पे एक ये लैंग्वेज है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसको रीड करने के लिए ब्राउज़र बने हुए हैं। तो जब आप यहाँ पे टाइटल देंगे या इसकी बॉडी में जो भी इंफॉर्मेशन देंगे आप, उसको वो रीड करके यहाँ पे पार्स करके आपका वेब पेज बना देगा ब्राउज़र, और वो आपको रीडेबल फॉर्मेट पे नजर आने लग जाएंगी चीज़ें। ब्राउज़र के अलावा आप किसी और चीज़ में इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, क्योंकि उसके रिलेटेड चीज़ें उसमें लिखी नहीं गई हैं सॉफ्टवेयर में। इसी तरीके से सर्वर में भी उसको रीड करने के लिए पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन लिखी गई है कि कैसे उसको रिस्पॉन्स करना है, कैसे उसकी रिक्वेस्ट को रीड करना है, और किस पर्टिकुलर पोर्ट में वो सॉफ्टवेयर रन होगा जहाँ पे उसकी रिक्वेस्ट आएगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया है कि प्रोटोकॉल्स के बारे में, जो रूल्स बनते हैं आपस में कम्युनिकेशन के लिए। TCP/IP के ऊपर ही सारे प्रोटोकॉल बनाए गए हैं मोस्टली कम्युनिकेशन करने के लिए दो कंप्यूटर के बीच में। अगर आप HTML से रिलेटेड चीज़ों का कर देंगे ट्रांसफ़र तो HTTP करेंगे, फाइल से रिलेटेड FTP, ऐसे ही मेल से रिलेटेड SMTP, और बहुत ढेर सारे प्रोटोकॉल अपने अपने पर्पस के लिए बने हुए हैं।
टीसीपी आईपी में टीसीपी इंश्योर करता है कि पर्टिकुलर जो फाइल है या डाटा है वो आपका सही तरीके से पहुंच गया है कि नहीं पहुंच गया, और आईपी सही एड्रेस पे पहुंच गया है कि नहीं पहुंच गया, वो इसको इंश्योर करता है। एचटीएमएल पेज इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि वो एचटीएमएल पेज को रीड करने के लिए आपने ब्राउजर से रिक्वेस्ट रेज करी थी और उसी पेज को पार्स किया गया है ब्राउजर में। अगर आप फाइल करेंगे तो फाइल से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन आएगी। आइए जान लेते हैं HTTPS और HTTP में क्या अंतर होता है। देखिए HTTP के बीच में जो आप क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन करेंगे किसी भी फाइल का, वो एक तरीके से इनसिक्योर कनेक्शन माना जाता है, क्योंकि जैसे मैं एक सीरीज और बनाऊंगा मैन इन द मिडिल अटैक एक कहते हैं चीज, जिसमें बीच में अगर कोई लैपटॉप लेके या कंप्यूटर लेके आपके कनेक्शन को रीड कर लेता है तो सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से उसको रीड करने में आ जाएगी। लेकिन अगर आप HTTPS का यूज़ करते हैं जिसमें एक SSL लेयर बन जाती है, वो क्या काम करती है, जो यूज़र क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो कम्युनिकेशन हुआ है वो कम्युनिकेशन आपका इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होगा। उसके लिए सर्टिफिकेशन होते हैं, उस सर्टिफिकेशन या कीज़ होती हैं, उसके थ्रू ही वो चीज़ें रीड हो सकती हैं, वो आपस में शेयर्ड होती हैं। इसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो अलग से बना दूंगा जिससे आपको समझ में आएगा। लेकिन आप अभी अभी ये समझ सकते हैं बेसिकली कि देखिए जैसे बैंकिंग एप्लीकेशंस होती हैं, आप उसमें देखिए ऊपर HTTPS ग्रीन कलर में नजर आता है, एक लॉक नजर आता है। तो कभी भी आप किसी सेफ साइट में जाना चाहते हैं जहाँ पे आपसे फाइनेंशियल रिलेटेड चीज़ें हैं या आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, आप ये जरूर इंश्योर करें कि वो HTTPS साइट है, क्योंकि वहाँ पे आप जो भी इन्फॉर्मेशन देंगे वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में ही जाना चाहिए क्लाइंट से सर्वर के बीच में, ताकि अगर बीच में कोई भी उस इंटरनेट कनेक्शन को रीड करने की कोशिश करता है तो अगर वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में है तो वो उसको रीड नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि वो प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये थोड़ा सी बेसिक आइडिया HTTPS और HTTP के बीच के लिए थी। बेसिकली उसमें क्लाइंट साइड से सर्वर साइड कॉलिंग में कोई बेसिक ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। चलिए अब ये समझते हैं कि जब हम URL को हिट करते हैं तो क्या होता है। देखिए मैंने जैसे आपको पहला एग्जांपल दिया था कि दो कंप्यूटर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो HTTP प्रोटोकॉल से हो रहा है। अगर आप HTML पेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को सर्व करना चाहते हैं, आपस में कोई कम्युनिकेशन फाइल से रिलेटेड करना चाहते हैं तो FTP यूज़ हो जाएगा, या मेल से रिलेटेड करते हैं तो SMTP यूज़ हो जाएगा। तो हर कंप्यूटर का आपस में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो किसी ना किसी IP के थ्रू हो रहा है, क्योंकि ये सब जो प्रोटोकॉल है वो इंटरनली TCP IP को फॉलो कर रहे हैं। तो जब आप URL को भी हिट करते हैं, हर URL किसी ना किसी IP से मैप होता है। मतलब ये जो URL है ये किसी ना किसी सर्वर को मैप होता है। तो आप जब yourdomain.com करते हैं, अगर yourdomain.com को हटा के आप उसकी पर्टिकुलर IP एड्रेस भी डायरेक्टली डालेंगे ना तो वो वहाँ पे रीड करने लग जाएगा। और ये चीज़ जरूर होती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि उसके IP एड्रेस के साथ में उसका जो पोर्ट टाइप होता है वो इंपॉर्टेंट होता है देने में, क्योंकि हर पोर्ट टाइप पे पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर रन हो रहा होता है जो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रीड करने के लिए बना होता है। जैसे HTML से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपकी 80 पे हो सकती है, या 8080 पे हो सकती है, 8090 पे हो सकती है। बाई डिफॉल्ट 80 होती है, पर आप कॉन्फ़िगर करके उस प्रोटोकॉल को चेंज कर सकते हैं। मैं एक रेंज दे दूंगा बाद में कि पोर्ट क्या होते हैं, उनकी रेंज कौन सी कस्टमाइज हम लोग कर सकते हैं। तो फॉर एन एग्जाम्पल वेबसाइट ही है, वेबसाइट 80 पे रन हो रही है तो आपकी IP एड्रेस कोलन और वो पोर्ट नंबर आ जाएगा, ताकि उस IP एड्रेस पे जाके उस 80 पे जो सॉफ्टवेयर सर्वर रन हो रहा है वो आपकी पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को रीड करने लगेगा। जैसे नीचे आपने देखिए HTTP प्रोटोकॉल है, मतलब HTML पेज के लिए वो रिक्वेस्ट कर रहा है। raspberry.org जो है वो एक पर्टिकुलर डोमेन है। डोमेन का मतलब ये है कि आपका जो पर्टिकुलर सर्वर है वहाँ पे कई फाइल स्ट्रक्चर बने हैं, वहाँ पे कई पर्टिकुलर फोल्डर स्ट्रक्चर हो सकते हैं और हर किसी की मैपिंग हर उसके डोमेन के साथ में हो सकती है। तो आप abc.com करेंगे तो ABC फोल्डर के अंदर जाएगा, रेस्पबेरी करेंगे तो रेस्पबेरी के अंदर जाएगा, एप्पल करेंगे तो एप्पल के अंदर जाएगा। उसके बाद आपने जो पाथ दिया हुआ है education.html मान लीजिए दिया है, तो सबसे पहले वो सर्च करेगा। अगर वो स्टैटिक फाइल आपको .html की मिलती है तो ठीक है, अदरवाइज वो अपने पर्टिकुलर सर्वर जो उस पोर्ट पे रन हो रहा है उस पे वो रिक्वेस्ट भेजेगा कि आप इसको सर्च करके दे दीजिए। कुछ भी नहीं आता है तो आप इन जनरल आपने देखा ही होगा 404 पेज नॉट फाउंड की एरर आती है कॉमन। उसका मतलब यही होता है कि वो उस पर्टिकुलर को इन्फॉर्मेशन को रीड करके नहीं देख पाए कि क्या होता है। तो जैसे एक एग्जांपल ये देखिए, मैंने जावा का एग्जांपल लिया हुआ है कि मान लीजिए mywebApp.com पे आपने रिक्वेस्ट भेजी, तो mywebApp के से रिलेटेड आपका फोल्डर स्ट्रक्चर सर्वर साइड पे बना रहेगा। उसमें WebINF के अंदर जो भी फाइलें हैं उसको कभी भी कोई डायरेक्टली रीड नहीं कर सकता है, क्योंकि वो डायनेमिक क्लासेस के लिए बना हुआ है, डायनेमिक रीडिंग के लिए बना हुआ है। पर जो index.html है WebINF के पहले, उसका वो डायरेक्ट रीडिंग कर सकता है। मतलब अगर आप mywebApp/index.html को हिट करेंगे तो वो
मैपिंग होगी आईपी के साथ में, उस आईपी के पास में जाएगा रिक्वेस्ट आपका, और माई वेब फोल्डर के अंदर आपका सर्वर रिक्वेस्ट सर्च करेगा index.html को। अगर वो उसको सीधे सीधे मिल जाता है तो वही HTML फॉर्मेट HTTP रिस्पॉन्स में डाल के वो वापस कर देगा। लेकिन अगर आप कोई ऐसी फाइल सर्च करते हैं, मान लीजिए index.jsp, जो कि एक जावा फाइल है, और वो इंटरनली सर्वर उसको HTML के उसके अंदर जो कोडिंग लिखी होगी उसको HTML में कन्वर्ट करके वापस भेजना चाहता है, तो वो रिक्वेस्ट की मैपिंग होगी web.xml के अंदर। web.xml के अंदर आप जब सर्वर रिक्वेस्ट रेज करेगा, पहले देखेगा कि index.jsp स्टैटिक फाइल है कि नहीं है, तो वो सर्वर को बोलेगा रीड करने के लिए। सर्वर web.xml फाइल के अंदर जाएगा, उसके अंदर मैपिंग दिखेगा कि भाई इससे रिलेटेड आपने कोई जावा फाइल लिख रखी है क्या, उसके अंदर इसका कोई कोड लिख रखा है क्या। अगर कोड लिख रखा है तो वहाँ पे जो भी आपने कोडिंग लिखी होगी जिसमें आपने लिखा होगा कि HTML फॉर्मेट में क्या रिस्पॉन्स भेजना है, वो उसको रीड करके भेज देगा। अगर नहीं होगी 404 पेज नॉट फाउंड की एरर दे देगा। तो इस तरीके से पूरी वेबसाइट रन करती है। तो देखिए ये सारी चीज़ें क्लाउड से कैसे रिलेटेड है, मतलब इस बेस को समझने की क्या ज़रूरत थी। इस बेस को समझने की ये इसलिए ज़रूरत थी क्योंकि आप जिस सर्वर की मैं बात कर रहा हूँ, अभी तक तो मैंने सिर्फ एक कंप्यूटर के लिए बात करी, आने वाले कल में आप होस्टिंग भी कर सकते हैं, जो कि ऑन प्रीमाइस में आप ढेर सारे सर्वर बना सकते हैं। उन सभी सर्वर्स को मतलब ढेर सारे कंप्यूटर्स में सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं आप। कई लोड बैलेंसर लगा सकते हैं जिसके बेसिस पे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से सर्वर पे कौन सी रिक्वेस्ट जानी चाहिए, किस एप्लीकेशन की जानी चाहिए। तो मतलब आप धीरे धीरे बहुत बड़ा एप्लीकेशन बना सकते हो। ऑन प्रीमाइस में धीरे धीरे आप सारी सर्वर सेटअप कर सकते हो। मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल आप इंडिया में कर रहे हो तो आप दिल्ली में, मुंबई में, कई जगह आप वो सेटअप कर सकते हो मैपिंग के बेसिस पे। तो एक तरीके से आप ऑन प्रीमाइस में सारी चीज़ें लेते चले जा रहे हो, है ना, और उस पर सर्वर का सेटअप कर रहे हो। तो वो भी क्लाइंट सर्वर एक तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है आपकी वेबसाइट के, आपकी यूज़र बेस, आपकी स्केलेबिलिटी के बेसिस पे हो रहा है। इसी तरीके से वो जो सारे सर्वर हैं वो अगर आप ऑल ओवर वर्ल्ड में सेटअप करते चले जाते हो तो उसी चीज़ को एक तरीके से आप क्लाउड का भी नाम दे सकते हो। क्लाउड ऐसा कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ नहीं है कि हमें समझना पड़े कि ये कहीं पे भी हो सकता है। देखिए आप जब रिक्वेस्ट भेज रहे हो तो जो सॉफ्टवेयर बना हुआ है उसको रीड करने के लिए, या आपने जैसे फॉर एन एग्जांपल MS ऑफिस में जो डॉक्यूमेंट स्टोर किया है वो सर्वर पे जाके जब स्टोर हो जाता है तो आपके लिए मोबाइल पे एप्लीकेशन के थ्रू आप उसको एक्सेस करने की कोशिश करिए, चाहे लैपटॉप के थ्रू एक्सेस करने की कोशिश करिए, तो आपको हर जगह वो एक्सेस हो जाएगा क्योंकि आपने सर्वर पर इन्फॉर्मेशन सेव कर दी है। ठीक है, तो उस चीज़ को एक टर्मिनोलॉजी दे दिया गया क्लाउड की, आप कहीं से भी एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्लाउड भी एक तरीके से कुछ ज़्यादा बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ये एक सर्वर का बहुत ढेर सारे सर्वर का ऑल ओवर वर्ल्ड में सेटअप कर दिया गया है पर्टिकुलर कंपनीज के द्वारा, और वो एज ए टेनेंट कई ऑर्गेनाइजेशन को देती हैं कि आप ऑन प्रीमाइस आपको सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है, आप हमसे कुछ समय के लिए ले सकते हो, जब आपका यूसेज हो जाए तो आप हमें वापस कर दीजिएगा। हम इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज और समझेंगे। अभी मैं जो दूसरा चैप्टर बनाने वाला हूँ उसमें क्लाउड को और ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, लेकिन एक तरीके से ये बेस कॉन्सेप्ट मैं आप सभी लोगों को क्लियर करना चाहता था ताकि आप सभी लोग इस क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को बहुत अच्छे से समझ पाए। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड ऑन दिस चैप्टर 1। आई थिंक दिस इन्फॉर्मेशन कुड बी हेल्पफुल टू यू। अगर आपको कोई भी क्वेरी अभी भी होती है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं और या फिर आप कमेंट भी कर सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिकॉज मैं मोस्ट ऑफ द क्लाउड से रिलेटेड और एडवांस इसमें टॉपिक्स बनाऊंगा और प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखाऊंगा। आई विल टेक बेस एज अ माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, जिसमें मैं प्रैक्टिकल आपको होस्टिंग करके दिखाऊंगा, कैसे एप्लीकेशन लॉन्च होती है, कैसे सेटअप करते हैं, हर चीज़ में दिखाऊंगा आपको। तो इस चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ रहे।